हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देख रहे वीडियोस? रोटेशनल मोशन समझ में आ रहा होगा अब तो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, फर्स्ट राउंड में थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए एक बार फिर से देखना होगा, बुक को पढ़ना होगा, वीडियोस को फिर से देखना होगा, और फाइनली क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। क्योंकि जब तक क्वेश्चंस खुद से नहीं बनेंगे तब तक कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, और अभी तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं बने हैं। खैर, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो यदि कोई डाउट हो कहीं पर भी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी मुझे कमेंट से करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हेल्प करूंगा। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, समझ में आएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। तब तक क्या देखा था हमने? एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल चुके थे, वी निकाल चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी। और प्योर रोटेशन की भी बात की थी हमने, जब लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगा तब भी ओमेगा हो सकता है। सेंटर ऑफ मास की यदि वेलोसिटी 0 है, कैपिटल वी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलते हैं, यदि 0 है तब भी ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। और v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, फॉर्मूला भी हमने निकाला था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आया था। सब कुछ याद आ रहा है? इस वीडियो में हमें बात करना है कि जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, तो इसके पीछे कोई कॉज भी हो सकता है। रीजन वाई लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ए क्यों होता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण क्या होता है? फोर्स एफ, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है ना। लीनियर वेलोसिटी जहां भी है, वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन हुआ होगा कभी ना कभी, पीछे पास्ट में हुआ होगा, या अभी भी हो रहा हो सकता है एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात है, व्हेनेवर देयर इज अ मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जरूर, और वह कारण क्या था? फोर्स, कोई फोर्स लगी होगी उसके ऊपर, तभी तो मोशन हुआ होगा। आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, सिर्फ रोटेशनल मोशन के बारे में। इस बार लीनियर वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करना है ना। लीनियर वेलोसिटी यदि नहीं है, कोई सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो क्यों प्रोड्यूस होगा? कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा ना। उसी लॉजिक को आज हमें स्टडी करना है। जैसे मान लो एक दरवाजा है, या मान लो ये पेन पेन को ही देख लो। मान लो कि यह एक डोर की तरह है, इस एंड से यह फिक्स्ड है, ठीक है, इस एंड से फिक्स्ड है, जो नहीं दिख रहा है। यह फ्री एंड जो है यह इसका मूवेबल है, इस तरह से ये मूव कर सकता है। तो यदि मैं इस पर फोर्स ऐसे लगाऊं, इस तरफ लगाऊं, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, नहीं करेगा ना। कैसे करेगा? ये एंड तो फिक्स है, इधर जा नहीं सकता है, मूव नहीं करेगा। यदि मैं इस पर फोर्स इस तरह से लगाऊं यहां पर, क्या मूव करेगा? बहुत हल्का सा, बहुत टाइट लगेगा, है ना। अगर हिंज के पास से अगर फोर्स लगाते हैं तो बहुत टाइट लगेगा, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। वहीं अगर फोर्स यहां पर लगा दूं इस तरीके से, तो बहुत अच्छे से मोशन होगा इसका, आराम से टर्न कर जाएगा। जब भी हम लोग दरवाजा खोलते हैं, हैंडल या लैच जब भी होता है, वो दूसरे एंड पे होता है, जहां पे हिंज रहता है उसके दूसरे एंड पे सब कुछ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाओगे, दरवाजा खुल जाएगा। देखा है ऐसा? ऑफकोर्स फील किया है ना। कोई दरवाजा यदि टाइट है, बहुत मुश्किल से खुलता है, तो उसको चाहे कितनी भी जोर से यहां मारो, बिल्कुल नहीं खुलेगा, लेकिन यहां मारो जोर से, तब खुल जाता है। सबने देखा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबके घर में होता है ये सब कुछ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स के कारण तो दरवाजा खुलेगा। एंगुलर वेलोसिटी जब भी आएगी, ओमेगा जो उस ऑब्जेक्ट में आएगा, वो एक फोर्स के कारण ही आएगा। कोई ना कोई फोर्स तो होनी चाहिए, लेकिन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, वेयर एंड डायरेक्शन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। रोटेशनल मोशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो वेयर द फोर्स इज अप्लाइड एंड इन विच डायरेक्शन, बोथ आर इंपॉर्टेंट।
तो हमने जिस दरवाजे की अभी बात की थी, चलो उसी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पिक्चर को फिर से बनाता हूं, इसी पिक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको मैं फिर से बनाता हूं एक बार। सबसे पहले तो एक्स वाई और जेड एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। हाँ, मान लो एक दरवाजा है, इसमें कुछ इस तरीके से। यह दरवाजा है, ठीक है। इस पे हमने फोर्स लगाई है, किधर लगा दूं फोर्स? मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, कुछ इस तरह, ठीक है। तो एंगल क्या बन रही है फोर्स की डोर से? यह एंगल बनेगी थीटा, ठीक है। फोर्स हमारा यह लगा है एफ। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यदि फोर्स इसके ऊपर लग जाता है, इस हिंज के ऊपर लग जाता है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाता है, पैरेलल टू द डोर लग जाता है फोर्स अगर, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा उस फोर्स का। फोर्स का इफेक्ट होने के लिए कुछ एंगल होनी चाहिए, और इस रोटेशनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए ना, कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो हमारा जो इफेक्ट आएगा फोर्स का, उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क। जैसे फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। देखो टॉर्क का सिंबल देख लो, जब यह आ ही गया है तो इसको देख ही लो। टॉर्क का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, टी का नीचे वाला पार्ट कर्व्ड होता है, दिख रहा है? यह कर्व्ड होता है। और क्या लग रहा है, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ऑफ कोर्स वेक्टर होगा, बिना वेक्टर के तो कुछ काम ही नहीं होता है। टॉर्क भी वेक्टर होगा, यह होता है टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस, इसको लिखते हैं क्या? TORQUE, या इसको कपल भी बोलते हैं, ओके। और भी कोई नाम है क्या इसका? को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सब कुछ क्या होता है? जो भी तीन नाम है, टॉर्क बोलो या कपल बोलो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, यह क्या होता है? दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ओके। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दिस मोमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको कैसे निकालते हैं? जो फोर्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है लोकेशन वेक्टर से। जैसे इस पिक्चर में ही देख लो, फोर्स यहां पे लग रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, लेना है लोकेशन वेक्टर आर से। तो आर वेक्टर हमारा कौन सा होगा? हल्का सा मैं डिनोट करता हूं, आर वेक्टर फोर्स जहां पे लग रही है उस पार्टिकल का लोकेशन, यह होगा हमारा आर वेक्टर, आर। और एफ तो यह दिख ही रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अगर दोनों का हम लोग को। चलो डॉटेड लाइन से इसको पीछे की तरफ खींच लेते हैं एफ को। यह यदि 90 डिग्रीज का एंगल है, यह 90 डिग्रीज का एंगल है, तो यह एंगल भी थीटा होगा। और आर साइन थीटा कौन सा होगा? यह वाला पार्ट होगा आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो यही टॉर्क आएगा हमारा, आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, या उल्टा भी लिख सकते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यह जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स या टॉर्क या कपल। दिस टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी फोर्स का, जब भी हम लोग कोई फोर्स लेते हैं, एफ जब भी लेते हैं, तो उसका करस्पॉन्डिंग टॉर्क निकालना है। टॉर्क, if torque is not equal to zero, if torque is not equal to zero, it means rotational motion will happen. Rotational motion will happen. Torque zero कब होगा? When is torque zero? When is torque zero? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज हो जाए या 180 डिग्रीज हो जाए। जब भी थीटा हम लोग का 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाएगा, सीरीज पिक्चर यहां पे जो थीटा है, थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दोनों एक केस में हमारा फोर्स, हमारा टॉर्क 0 हो जाएगा और उस केस में रोटेशनल मोशन नहीं होगा। जैसे जैसे आर साइन थीटा बढ़ता जाएगा, आर साइन थीटा, सेम फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आर साइन थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा। कॉम्प्लेक्स होता है, वहां तो सीधा सीधा फोर्स नाप लेते थे, लीनियर मोशन में फोर्स नाप लिया, काम हो गया। तो बस यहाँ पे मुश्किल इतनी बढ़ी है कि फोर्स की जगह पे हमें टॉर्क नापना होगा, और टॉर्क के बहुत सारे नाम है जो मैंने बता दिए हैं। टॉर्क बोलो, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, जो भी बोलो, ये सब कुछ यही है। ओके, आगे चले। चलो, अब यह तो हमने बात कर ली कि मोमेंट ऑफ फोर्स होगा तभी कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ को फिर से याद करो। न्यूटन सेकेंड लॉ फिर से याद करो, क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp डिवाइड बाय dt था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या इसी मोमेंटम की बात करेंगे? फोर्स की जगह तो हमने ले लिया, टॉर्क ले लिया हमने, फोर्स की जगह पे रोटेशनल में टॉर्क ले लिया, मोमेंटम की जगह पे क्या लेंगे? एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी, जब एंगुलर वेलोसिटी नाप ली है तो मोमेंटम को भी एंगुलर ही नापना होगा ना, एंगुलर मोमेंटम लेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है ये एल, एल, और एल होता है आर क्रॉस पी। जैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? आर क्रॉस ओमेगा होता था। सॉरी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होता है आर क्रॉस ओमेगा, यही होता है ना, याद आ रहा है? तो एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी को यूज करना होगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी से रिलेशन यदि निकालते हैं तो आर क्रॉस पी, रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से। कोई मुश्किल नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, हमें पता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। लीनियर मोमेंटम भी हमें पता है क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। और न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था? फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और फोर्स का यहां पे हम लोग बात करते थे टॉर्क होता है, टॉर्क
या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये dl डिवाइड बाई dt जो होता है दिस इज इक्वल टू टॉर्क होना चाहिए ना। न्यूटन सेकंड लॉ से ऐसा लग रहा है ना होना चाहिए। हाँ ऐसा ही होता है, जो न्यूटन सेकंड लॉ बता रहा है वही चीज होती भी है। तो हम लोग थोड़ा सा आर क्रॉस पी को देख लेते हैं एक बार। डी एल डिवाइड बाई डी टी जो है यह d बाई डी टी आर क्रॉस पी है। d बाई डी टी डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी डिवाइड बाई डी टी। देखो यह कैलकुलस का फॉर्मूला है। जब दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है, उसको जब डिफरेंशिएट करना है तो यह फॉर्मूला लगता है। पहले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे को एज इट इज छोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड करके दूसरे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और पहली क्वांटिटी को एज इट इज छोड़ देते हैं। यह कैलकुलस में होता है। नहीं समझ में आ रहा है अभी तो छोड़ दो, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है। यह डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बता देते हैं सिर्फ। तो अब जब यह आ गया है, यह जब आ गया है तो अब इस टर्म को देखो, डी आर डिवाइड बाई डी टी क्रॉस पी, ये क्या होगा, डी आर डिवाइड बाई डी टी क्रॉस एम इंटू वी। और डी आर बाई डी टी खुद भी तो वी होता है ना, वी क्रॉस एम इंटू वी। ठीक है, तो ए डॉट ए क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट याद करो एक बार, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए क्या होता था, ए स्क्वायर, और ए क्रॉस ए क्या होता था, जीरो होता था। दोनों वेक्टर्स के बीच की यदि एंगल 0 डिग्री हो जाती है, दो वेक्टर्स यदि कुछ इस तरीके से है, एक इस तरह से है और इस तरह से है, और इन दोनों की एंगल कम होते होते यदि 0 हो जाती है, उस केस में थीटा यदि 0 अगर हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर हो जाता है, तो साइन थीटा क्या होता है, 0। तो यह क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यह क्वांटिटी जो है यह पूरी की पूरी इज इक्वल टू 0 होती है हमेशा। इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता, यह हमेशा 0 ही हो गई। यह क्वांटिटी जब 0 हो जाती है तो हमारे पास क्या बचता है, इसको क्लीन कर दूं मैं। तो हमारे पास क्या बचा, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी डिवाइड बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू टॉर्क। डीपी डिवाइड बाई डी टी क्या होता था, डीपी डिवाइड बाई डी टी क्या होता था, फोर्स होता है ना, आर क्रॉस एफ आया ना, डीपी डिवाइड बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, डीपी डिवाइड बाई डी टी फोर्स होता है ना, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, जो डेफिनेशन हमने बताया था टॉर्क का, टॉर्क की जिसकी बात की थी हमने, सेम चीज आता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ से भी। दोनों में कोई फर्क नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा सब कुछ सटीक बैठता चला गया। तो मतलब क्या आया हमारा फॉर्मूला, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, जो होता आया है हमेशा। तो यह तो था एक पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक पार्टिकल की बात की ना अभी हमने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बहुत हो सकते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल्स यदि हों, बहुत सारे पार्टिकल्स यदि हों, उस केस में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम को यदि हम लोग ऐड कर दें, हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एल आई, है ना, इसको अगर सम अप कर दिया, जितने भी पार्टिकल है उन सब के लिए सम अप कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, हमारे पूरा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। लिखते हैं हम लोग एल है, लेकिन है यह एंगुलर मोमेंटम।
है ना, लिखते एल है लेकिन है यह एंगुलर मोमेंटम। तो यदि सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम को ऐड कर दिया जाए तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। और इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो आर क्रॉस पी आ ही रहा है, आर क्रॉस पी आ रहा है तो सेट हो गया है दिमाग में, यही है। अब अगर पूरे सिस्टम के टॉर्क की बात करें, डी एल डिवाइड बाई डी टी यदि कर दे, डी एल डिवाइड बाई डी टी कर दे तो ये टॉर्क ऑन द सिस्टम हो जाएगा। टॉर्क टोटल होगा ना, टोटल होगा, सिंपल, पूरा का पूरा टॉर्क मिल गया हमें। और ये जो टॉर्क होगा यह एक्सटर्नल ही होना चाहिए ना, ये तो एक्सटर्नल ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जगह हमने देखा है कि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट, इंटरनल फोर्सेस सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। काम आसान हो गया ना। हमने बोला कि 50 पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल के ऊपर टॉर्क निकालना है, हर एक पार्टिकल का टॉर्क लेना है, और वो सारे पार्टिकल एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इंटरनल टॉर्क्स के बारे में कंसिडर नहीं करना है। टॉर्क इंटरनल इज इक्वल टू 0 हो जाता है। जब समेशन करेंगे ना इसका पूरा, तो इंटरनल टॉर्क हमेशा 0 आता है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क्स के बारे में बात करना है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे निकाल दें, टी आई निकाल दें, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क निकाल देते हैं, इन सब का समेशन कर देंगे तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क मिल जाएगा हमें, और यही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन से कंपेयर करने की कोशिश करो। हमने बोला था डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, और यहां पे आ जाता है डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। और एल क्या होता है? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी सभी वेक्टर्स हैं। और टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। फिर से नए फॉर्मूलेस मिल गए, फिर से नए फॉर्मूलेस मिलते जा रहे हैं। अगले वीडियो में और कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे, सबको दिमाग में थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल करने में, और सेटल हो जाएगा। ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई डाउट्स हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी, किसी भी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।